भारत का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपए था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने रक्षा बजट की अहमियत को समझा और उसके बाद भारत ने अपने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की। साल 2026-27 के लिए भारत का रक्षा बजट 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया, यानी पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 16% की बढ़ोतरी की गई। साथ ही नए हथियार, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, नेवल एसेट्स और आर्टिलरी के लिए बजट में 22% की बढ़ोतरी की गई। अब रक्षा बजट में बढ़ोतरी का असर भी साफ तौर पर दिख रहा है। केंद्र सरकार ने सैन्य कमांडर्स और सर्विस चीफ्स की खर्च करने की फाइनेंशियल पावर को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। इस नए फैसले से सेना के लिए अब हथियार और जरूरी सामान खरीदना बहुत आसान हो जाएंगे। अब इस नए नियम को डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स फॉर डिफेंस सर्विसेज 2026 का नाम दिया गया। रक्षा मंत्रालय के इस कदम से करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। इसके तहत अधिकारियों की खर्च करने की लिमिट को 100% तक बढ़ा दिया गया है। कुछ मामलों में यह लिमिट दोगुनी से ज्यादा हो गई है, यानी अब दुश्मन की एक गलती और उस गलती पर दोगुनी ताकत से पलटवार हो सकेगा। नए नियमों के मुताबिक आर्मी चीफ और एयर चीफ की फाइनेंशियल पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब वो किसी भी जरूरी प्रोजेक्ट्स के लिए 125 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। इससे पहले उनकी लिमिट मात्र 75 करोड़ रुपए तय थी, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ गई है। इस फैसले से वो बिना किसी सरकारी फाइलिंग के तुरंत बड़े फैसले ले पाएंगे। इससे सेना की जरूरतें समय पर पूरा हो सकती है। आर्मी कमांडर्स और उनके बराबर के नेवी और एयरफोर्स के बड़े अधिकारियों की पावर भी बढ़ा दी गई। उनके खर्च करने की लिमिट को 30 करोड़ से सीधे बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मतलब कि वो जो पहले 30 करोड़ रुपए खर्च किया करते थे बिना किसी दस्तावेज के, फाइलिंग के, अब फौरी तौर पर किसी भी फैसले के तहत अब वो 100 करोड़ रुपए खर्च कर पाएंगे। ये ऐतिहासिक बदलाव फील्ड लेवल पर चल रहे प्रोजेक्ट्स को बहुत तेज कर देगा। मतलब पहले एक फाइल अटक जाती थी तो काफी दिनों का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब इसके लिए फौरी तौर पर फैसले लिए जा सकते हैं। ऑफिसर्स को बार बार दिल्ली से मंजूरी नहीं लेनी होगी। इमरजेंसी यानी कि अर्जेंट ऑपरेशन जरूरतों के लिए सैन्य कमांडर्स को विशेष फाइनेंशियल पावर दे दी गई। इस कैटेगरी में कुल खर्च की तय लिमिट को सीधे डबल कर दिया गया। इससे संकट के समय सेना तुरंत जरूरत के आधुनिक संसाधन जुटा पाएगी। इसके अलावा कंबाइंड खरीद के लिए भी नए नियम तैयार किए गए हैं। यह बदलाव सेना के तीनों अंगों के बीच बेहतर तालमेल को बनाएगा। भारत में बनने वाले सैन्य सामान और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए अधिकारियों की बजट पावर को दोगुना किया गया है। इससे देश की आत्मनिर्भर भारत योजना को बहुत तेजी से रफ्तार मिलेगी। नए नियमों से प्राइवेट कंपनियों और डिफेंस स्टार्टअप्स को काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके लिए हथियारों के लिए विदेशी कंपनियों पर भारत की निर्भरता भी कम होगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सेना के बढ़ते साइज और खर्चों को देखते हुए 2021 के नियमों में यह बड़ा बदलाव बहुत जरूरी था। यह नया नियम अक्टूबर 2025 में आए डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल के साथ मिलकर काम करेगा। भारत और रूस के बीच पहली सुखोई डील 30 नवंबर 1996 को हुई थी। इस डील की कुल कीमत 1.462 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी उस समय के हिसाब से लगभग 7,155 करोड़ रुपए थी। शुरू में 50 विमानों की डील हुई थी, जिनमें 40 Su-30 के और 10 Su-30 MKI शामिल था। यह डील रूस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील थी। शुरू में Su-30 के वर्जन आया, लेकिन बाद में भारत ने Su-30 MKI इंडिया स्पेसिफिक वर्जन की मांग कर दी। 1998 से 2000 के बीच सुखोई की पहली खेप भारत पहुंची। इस डील के बाद भारत ने कई फॉलो ऑन ऑर्डर दिए, जिससे कुल संख्या 270 से ज्यादा हो गई। इस डील ने भारत रूस रक्षा संबंधों को नया आयाम दिया। पहले भारत मुख्य रूप से MiG-21, MiG-29 पर निर्भर था। Su-30 MKI ने इंडियन एयरफोर्स को हेवी मल्टी रोल फाइटर कैपेबिलिटी दी। भारत के पास इस वक्त सुखोई के 2 वर्जन है। पहला Su-30 MKI यह भारत के लिए कस्टमाइज्ड वर्जन है और दुनिया के सबसे कैपेबल ट्विन सीटर फाइटर्स में से एक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक में इसका लाइसेंस प्रोडक्शन कर रहा है। दूसरा है सुपर सुखोई सुपर 30 यानी Su-30 का अपग्रेडेड वर्जन। इसके अंदर भारतीय विरूपक्षा रडार लगा है, साथ ही बेहतर रडार वार्निंग और डिजिटल सिस्टम लगा है। अपग्रेड करने का मुख्य लक्ष्य इसे 4.5 प्लस जनरेशन स्तर का बनाना और इसका जीवन 20 से 25 साल बढ़ाना था।
भारत इस वक्त दुनिया भर में हथियारों के सबसे बड़े खरीदार में से एक है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस यात्रा के दौरान भारत को F-35 की पेशकश की थी। अब पुतिन के नए प्रस्ताव के बाद माना जा रहा है कि रूस इन पुरानी चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रहा है। पुतिन के इस ऑफर के ठीक बाद ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ी बात कही और डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि वो भारत से डील करने के लिए बेताब है। ट्रंप एक तरफ तो भारत के खिलाफ दबाव की रणनीति अपनाते हैं तो दूसरी तरफ पीएम मोदी की तारीफ कर मामले को बैलेंस करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन पुतिन भी एक मंझे हुए राजनेता है और वो किसी भी कीमत पर अपने पुराने साथी भारत के साथ रिश्ते को कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं। पुतिन ने अपने संबोधन के दौरान सुखोई डील की बात की, साथ ही भारत को लेकर कई और अहम बातें कही। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, भारत एक मजबूत और स्वतंत्र देश है जो अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से फैसला लेता है। दोनों देशों के रिश्ते दशकों पुराने हैं। कई कोशिशों के बावजूद यह रिश्ता लगातार मजबूत हुआ है। भारत का अपने हितों के मुताबिक दुनिया के अलग अलग देशों के साथ संबंध विकसित करना स्वाभाविक है। भारतीयों की मेहनत और प्रतिभा के बदौलत भारत दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ। पुतिन ने भारत की आर्थिक प्रगति का क्रेडिट पीएम मोदी को दिया। अनुमान है कि भारत रूस व्यापार आगे बढ़कर $100 अरब तक पहुंच सकता है। व्लादिमीर पुतिन की ये बातें और सुखोई 57 का ऑफर डोनाल्ड ट्रंप की चिंताओं को बढ़ाने के लिए काफी है। साथ ही ये बात भारत के दो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन की बेचैनी को सातवें आसमान पर ले जाएंगी। दर्शकों, अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डोमिनेंस फाइटर जेट लॉकहीड मार्टिन F-52 रैप्टर है। सबसे एडवांस्ड मल्टी रोल फाइटर F-35 लाइटनिंग 2 देने का ऑफर अमेरिका पहले ही भारत को दे चुका है। चीन के पास J-20 माइटी ड्रैगन फाइटर जेट है और यह चीन का 5th जनरेशन स्टिल्थ फाइटर जेट। यह एशिया पैसिफिक में सबसे ताकतवर माना जाता है। लेकिन अब रूस ने भारत को सुखोई यानी कि Su-57 और साथ में उसे बनाने तक का ऑफर दे दिया है। यहां तक कि रूस ने कहा कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में भारत के लिए यह डील काफी फायदेमंद हो सकती है। सुखोई 57 अमेरिका के F-22 और F-35 का रूसी जवाब माना जाता है। आखिर रूस के इस 5th जनरेशन फाइटर जेट में क्या खास है कि दुनिया भर के कई मुल्क इसे हासिल करना चाहते हैं, लेकिन रूस इसे बनाने का ऑफर भी भारत को दे रहा है। सुखोई 57 दुनिया के सबसे मैन्यूवरेबल फाइटर जेट्स में से एक है। 3D थ्रस्ट इंजन और रिलैक्स्ड स्टेबिलिटी डिजाइन की वजह से यह एक्सट्रीम मूवमेंट्स कर सकता है, जिसकी वजह से क्लोज कॉम्बैट में यह सुखोई 57 बेहद खतरनाक साबित हो जाता है। इसकी दूसरी सबसे खास बात यह कि सुपर क्रूज क्षमता वाला यह फाइटर जेट यह मैक 1.3 की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। इससे ईंधन की बचत होती है, रेंज बढ़ती है और मिसाइलों का प्रभाव इसमें काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मिसाइलों की प्रभावी दूरी इसमें बढ़ जाती है। अधिकतम स्पीड इसकी मैक 2 मानी जाती है। सुखोई 57 के अंदर हथियार रखने की भी व्यवस्था है, जिसकी वजह से इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी ज्यादा कम है। यह एक साथ 60 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और एक बार में उनमें से 16 पर हमले कर सकता है। इसके अंदर एडवांस्ड सेंसर फ्यूजन, साइड लुकिंग रडार्स और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगे हुए हैं। इसकी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी से पायलट का वर्कलोड काफी ज्यादा कम हो जाता है। यह भारी हथियार ले जाने में सक्षम है। लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के साथ क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक हथियार भी इसके माध्यम से ले जाया जा सकता है। ऐसे में भारत की डील इसके साथ होना और उसका भारत में बनना, यह भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। लेकिन भारत अब सिर्फ विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत ने स्वदेशी तकनीक और स्वदेशी हथियारों पर तेजी से काम किया। हाल के दिनों में भारत ने एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, डायरेक्टेड एनर्जी लेजर वेपन दुर्गा MK2, सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बनाने में कामयाबी हासिल की है। और अब भारत ने सिर्फ 4 दिनों पहले ही एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। यह टेस्ट वायुसेना की Su-30 MKI फाइटर जेट से किया गया था।
यह मिसाइल हवा से जमीन पर 300 किलोमीटर की रेंज तक में दुश्मन को खत्म कर सकती है और यह भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। दरअसल एंटी रेडिएशन मिसाइल ऐसी खास मिसाइल होती है जो मिसाइल दुश्मन के रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से निकलने वाले सिग्नलों को पकड़कर ठीक उनके ठिकाने तक पहुंच जाती है और फिर उसे नष्ट कर देती है। आसान शब्दों में समझें तो मिसाइल दुश्मन के रडार की आवाज सुनकर उसका पीछा करती है और जैसे ही रडार सिग्नल भेजता है मिसाइल उसे पहचान लेती है और उसी दिशा में हमला करती है। रुद्रम 2 मिसाइल को दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी नेटवर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया है। ये एक साथ 2 तरह के टारगेट्स पर निशाना लगा सकती है। रुद्रम 2 2 अलग अलग मोड में काम करती है। ग्राउंड अटैक मोड में मिसाइल दुश्मन के बंकर, एयर स्ट्रिप, अंडरग्राउंड, एयरक्राफ्ट हैंगर, रडार और सैन्य ठिकानों पर यह सटीक हमला कर सकती है। एंटी रेडिएशन भूमिका में इसका प्रमुख टारगेट रडार स्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स निगरानी केंद्र और कम्युनिकेशन और जैमिंग सिस्टम पर होता है। किसी भी देश की हवाई सुरक्षा काफी हद तक उसके रडार सिस्टम पर ही निर्भर करती है। रडार दुश्मन के विमान, मिसाइल और ड्रोन का पता लगाकर सेना को समय रहते चेतावनी देते हैं। तो रुद्रम 2 का जो मुख्य काम है वो रडार को ही खत्म करता है। रडार सिस्टम को खोजकर उसे नष्ट कर देता है और जब रडार और निगरानी उपकरण नष्ट हो जाते हैं तो दुश्मन की ताकत आधी हो जाती है। दुश्मन के लिए आसमान में हो रही गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है और फिर उसके बाद भारत की ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें जो हैं वो अटैक के लिए तैयार हो जाएंगी। आमतौर पर जब दुश्मन को पता चलता है कि उसकी तरफ एंटी रेडिएशन मिसाइल आ रही है तो वो अपना रडार बंद कर देता है।